नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के अध्याय 5 समतल आकृतियों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे। बच्चों, यह आपके सप्ताह 7 का कार्य रहेगा और पेज नंबर 78 से लेके तो पेज नंबर 103 तक दिया गया है। तो जैसे कि बच्चों देख सकते हो, डायरेक्टली हम आ चुके हैं आपके अध्याय 5 समतल आकृतियों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें हमें टोटल बच्चों 17 कार्यपत्रक दिए हैं, पेज नंबर 78 से लेके तो 103 तक, और यह आपके सप्ताह 7 का कार्य है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जा रहा है। लगभग बच्चों 40-45 मिनट का वीडियो होगा और एक वीडियो में खेल खत्म। जो आपका सप्ताह अध्याय 5 है और सप्ताह 7 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है, इसे हम समझते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। थोड़ा सा आप समझ भी लो। मान लीजिए बच्चों ये एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब ये एक बिंदु है, इससे खींची जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे कि एक ये खींच दी, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सिर्फ उत्तर में आपको यह लिखना है। अगला है, एक कागज पर दो बिंदु अंकित करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु हमारा कौन सा, ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों से गुजरती हुई ओनली एक रेखा इस तरह से खींची जा सकती है। ठीक है, तो उत्तर हमारा सही क्या होगा, दो बिंदुओं से गुजरती हुई केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, एक बिंदु की कितनी विमाएं होती हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न का करेक्ट उत्तर हमारा होगा, एक बिंदु की 0 विमाएं होती हैं। चलिए, कार्यपत्रक नंबर 1 का हमने यहाँ पे 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा 5.2 करके रेखाखंड आ जाता है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। रेखाखंड एक सीधी रेखा का भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी रेखाखंड को दर्शाती है। बिंदु एस और टी का मिलान करने वाले रेखाखंड को एस टी से दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्यपत्रक 1 देख के आप कंफ्यूज मत होना। ये आपका वैसे तो कार्यपत्रक 2 है, लेकिन गलती से यहाँ पे नाम लिखना कार्यपत्रक 1 ही आपके बुक में दिया गया है, तो हम इसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले हमने ये आपका इधर कार्यपत्रक नंबर 1 सॉल्व किया था, तो कार्यपत्रक 1 के बाद में वैसे यहाँ पे हमारा कार्यपत्रक 2 आना था, लेकिन गलती से जो आपकी बुक है उसमें कार्यपत्रक 1 ही यहाँ पे लिखा है। तो अब हम इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। उत्तर में क्या करेंगे, रेखाखंड एक सीधी रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी एक रेखाखंड को दर्शाती है। क्या एक रेखाखंड निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। तो उत्तर में हम क्या करेंगे, हाँ, एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित फिक्स्ड होती है। तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड पर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड पर दो अंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए बच्चों आपकी एक रेखा है ये, तो एक बिंदु इसका ये रहेगा, एक ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से कितने बिंदु होते हैं, दो बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड पर दो अंत बिंदु होते हैं। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, आकृति में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। दी गई आकृति में कुल 4 रेखाखंड है। देखिए बच्चों, एक ये, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 आ रहे हैं। पहला हमारा रेखाखंड है ये L से M तक, दूसरा M से P तक, तीसरा P से Q तक, चौथा Q से R तक। तो ये हमने लिख भी दिए हैं, LM MP PQ QR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, चित्र में अंकित 5 बिंदुओं में से कौन से बिंदु दिए गए रेखाखंड के उभयनिष्ठ बिंदु हैं, नहीं हैं। तो बिंदु L और बिंदु R उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, क्योंकि ये दोनों अंतिम सिरे और किन्हीं दो रेखाखंडों को आपस में नहीं जोड़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, कौन से बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है। इसके उत्तर में हम करेंगे, बिंदु M, बिंदु P और बिंदु Q उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि ये ऐसे बिंदु है जहां दो दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं, जैसे बिंदु M पर LM और बिंदु MP मिलते हैं।
तो बच्चों ये हमारा सॉल्व हुआ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका 5.3 पॉइंट दिया है रेखा और लाइन, इसे हम समझेंगे। इसमें भी हमें कार्यपत्रक नंबर 1 दिया है, इसे समझते हैं। रेखा को परिभाषित कीजिए। तो रेखा की यहाँ पे परिभाषा हमने लिखी है, रेखा एक आयामी सीधी लकीर होती है जिसके कोई सिरे नहीं होते और जिससे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये रेखा है, ये इस तरह से ये रेखा जा रही है, तो इसे इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेखा। उत्तर में ओनली आपको बच्चों ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक रेखाखंड और एक रेखा में मुख्य अंतर क्या होता है? तो रेखाखंड और रेखा में अंतर आप समझो। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए ये रेखाखंड है, इसका एक बिंदु ये बिंदु ये, और एक रेखा है ये, तो इसका कोई भी बिंदु नहीं होगा, ये इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक जाएगी, ठीक है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये दोनों सिरों में अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है ना। इसे इधर हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके दो बिंदु होते हैं, एक ये। जैसे कि मान लीजिए इसे नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं बी। तो ये दो अंत बिंदु रेखाखंड के, लेकिन रेखा कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास 5.4 किरण। देखिए बच्चों, इससे पहले भी हमारा ये कार्यपत्रक 1 लिखा था, लेकिन अब हमारा डायरेक्ट कार्यपत्रक 4 आ चुका है, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी 3 कार्यपत्रक सॉल्व कर चुके हैं, एक 5.1 में, एक 5.2 में, एक 5.3 में, और अब ये है आपका 5.4। तो यहाँ पे हमारा क्या कार्यपत्रक नंबर 4 आया है, क्योंकि इससे ऊपर लिखने में मिस्टेक हुई थी। जो आपकी बुक प्रिंट की है उसमें पहला आपका कार्यपत्रक 1 होना था, फिर 2 होना था, फिर 3 होना था, और इसके बाद हमारा कार्यपत्रक 4 आ चुका है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कार्यपत्रक कोई भी हो, हमें तो प्रश्नों के उत्तर करने से मतलब है और सही सही प्रश्नों के उत्तर लिखने से मतलब है। तो पेज नंबर 81 पे आपको आ जाना है। 5.4 करके किरण आपको दिया है, कार्यपत्रक नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया है, आकृति में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टी के प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो उत्तर में हमने क्या लिखा, दी गई किरणों के नाम टी ए, टी एन, टी बी हैं। जैसे कि बच्चों एक ये टी एन, ये टी ए और ये टी बी। टी किरण का प्रारंभिक बिंदु है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस तरह से आप लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक कच्ची रफ आकृति बनाइए, नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु को उपयुक्त नामांकन कीजिए। तो आकृति हमें बनानी थी, उपयुक्त नामांकन करना था। किस तरह से बच्चों हमने किया है, ये आकृति बनाई है। थोड़ा सा जूम कर आपको बताता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। तो एक यहाँ पे ओ बिंदु है, ये क्यू है और ये पी है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बना लेना है। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है अगला, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमें दिया है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है, तो पी क्यू एक्स वाई पर प्रतिच्छेद करती हुई बनाई, यहाँ पे एम नाम दिया। इस तरह से आपको पूरा बना लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। ये बच्चों सेकंड के लिए ये बनाई मैंने और बी वाले के लिए ये बनाई है। अब सी वाला जो पूछा है, बिंदु सी ए बी पर स्थित है। तो ये देखो, ये एक रेखा हमने खींची, ये पूरी ए और बी रेखा हमारे पास में है, ए बी पर सी स्थित है, तो ये सी को यहाँ पे दर्शाया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है तीसरे नंबर का प्रश्न, ये आपको बना लेना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए। ये हमें आकृति दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इनके नाम बताने हैं। 6 बिंदु, तो ए बी सी डी ई ओ, ये 6 बिंदु हैं। एक रेखा, तो एक रेखा डी से बी तक हमने ये बताई। 5 रेखाखंड, तो 5 रेखाखंड कौन कौन से बन रहे हैं, ये डी ई ओ ए, ओ सी और ओ बी, ये सारे हमने यहाँ पे ये लिखे हैं। 4 किरणें, तो किरणें यहाँ पे हमने लिखी डी ई, डी ओ, डी बी, ई ओ। बस ये आपका उत्तर कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 5.5 करके कोण एंगल हमें दिया है, इसमें हम कोण को समझेंगे, एंगल को समझेंगे।
जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष और किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है कोण की परिभाषा। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। ये उत्तर है। जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। अगला है एक कोण को बनाने में कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। उत्तर हमारा रहेगा 2। अगला है एक कोण में कितने शीर्ष होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमारा रहेगा 1। नेक्स्ट है दी गई सभी आकृतियों में सभी कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों दी गई आकृति में सभी कोणों के नाम हम यहाँ पे हमने लिखे हैं। इसमें ABC, BCD, CDE आदि। और बी वाले में हमने क्या लिखा, त्रिभुज कोण ABC। सी वाले में कोण ABD, CBD, ABC। और डी वाले में हमने क्या लिखा, कोण ABC, कोण BCD। ठीक है, तो यह हमारा सॉल्व हो चुका है, आपको आंसर में कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं जो आपके आगे वाले प्रश्न हैं इन्हें। कोणों के प्रकार कुछ इस तरह से दिया है 5.6 करके। तो कोण का नाम दिया है, कोण की परिभाषा और उसकी माप दी है, कोण का चित्र भी हमें दिया है। सबसे पहले न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण, एक समकोण का माप 90 डिग्री होता है। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण, 180 डिग्री के बराबर जो होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री को समकोण, 90 से 180 के बीच अगर है तो उसे अधिक कोण बोलेंगे, और 180 डिग्री का अगर है तो हम उसे ऋजु कोण बोलते हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 6 हमारा है, न्यून कोण किसे कहते हैं। उत्तर हमने लिखा वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है न्यून कोण कहलाता है। सिंपल से बोल सकते हैं 90 डिग्री से कम अगर है तो न्यून कोण होता है। उत्तर में आपको यही लिखना है। चलिए अब है हमारे पास में समकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो समकोण की माप बच्चों हमेशा 90 डिग्री ही होती है। 90 डिग्री यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, 90 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, इसे क्या कहते हैं। तो सरल रेखा पर बना कोण, जैसे कि मान लीजिए सरल रेखा हमारी एक ही है, तो इस पर कोण कौन सा बनेगा, यहाँ बनेगा, इस टाइप से बनेगा, तो ये हमेशा 180 डिग्री का होता है, इसे रेखिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम माप वाले को हम न्यून कोण कहते हैं। एक घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 3 बजे बनने वाला कोण किस प्रकार का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यह समकोण होता है। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, वह कोण जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है। उत्तर में हम करेंगे ऋजु कोण या रेखिक कोण कहलाता है। ऋजु, ये बच्चों जा लिखना, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, मैं आपको लिख के भी बता दूं। ऋजु, ऋजु कोण या रेखिक कोण कहलाता है। ठीक है, घड़ी की सुइयों 6 और 12 पर हो तो कौन सा कोण बनाती हैं। तो ये रेखिक कोण बनाती हैं। 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 210 डिग्री को किस प्रकार के कोणों में वर्गीकृत करेंगे। 45 डिग्री का न्यून कोण होगा, 120 डिग्री का अधिक कोण होगा, 90 डिग्री का समकोण और 210 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण होगा। क्योंकि 180 से ऊपर अगर जाता है तो फिर हमारे प्रतिवर्ती कोण में आ रहा है। अब है बच्चों हमारे पास में द्विविमीय आकृतियां, चलिए इन्हें देखेंगे। वे आकृतियां जो केवल 2 विमाओं लंबाई और चौड़ाई या आधार और ऊंचाई से बनती है द्विविमीय आकृतियां या समतल आकृतियां कहलाती हैं। इन्हें किसी समतल सतह जैसे कागज या बोर्ड पर बनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, भुजाओं या शीर्षों की संख्या, वर्गीकरण और आकृति का नमूना। जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, नवभुज में 9 और 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं। एन भुज में आपकी कोई भी भुजा नहीं होती। तो अब हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 7 है, इसे हम समझेंगे। त्रिभुज द्विविमीय आकृति क्यों है, कारण बताइए।
तो त्रिभुज द्विविमीय आकृति है क्योंकि उसे परिभाषित करने के लिए केवल दो मापों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई या आधार या ऊंचाई। कार्यपत्रक नंबर 7 के बाद हम देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न है, द्विविमीय आकृतियों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो वर्ग, आयत आदि ये द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में तीन द्विविमीय आकृतियों के चित्र बनाइए। तो एक हमने बनाया वर्ग, एक हमने बनाया आयत, एक हमने बनाया त्रिभुज। द्विविमीय आकृतियों में कितनी विमाएं होती है? तो द्विविमीय आकृतियों में बच्चों हमारी दो विमाएं होती हैं। पेज नंबर 86 तक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 5.8 त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ABC है, भुजाएं, कोण, शीर्ष इस तरह से बच्चों हमें दिया है। कार्यपत्रक नंबर 8 को अब हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज PQR के 6 अवयवों, तीन भुजाओं तथा तीन कोणों के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, भुजा और कोण के नाम लिखने थे। सबसे पहले हमने भुजाओं के नाम लिखे। तो एक भुजा PQ, दूसरी भुजा QR, तीसरी भुजा PR। कहाँ से कहाँ तक है मान लीजिए, एक भुजा हमारी ये PQ है, एक PR है और एक QR है। इस तरह से हम भुजाओं को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कोण पूछे थे। तो एक कोण हमारा ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो एक हमारा है त्रिभुज PQR, एक है QRP, एक है हमारे पास QPR। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR के शीर्ष Q के सम्मुख भुजा लिखिए। तो Q के सम्मुख भुजा हमारी है ये वाली, इसलिए PR हमने लिखा। त्रिभुज LMN की भुजा LM का सम्मुख कोण बताइए। तो त्रिभुज यहाँ पे N हमारा है या LNM, ये आंसर में हम लिखेंगे। त्रिभुज RST की भुजा RT का सम्मुख शीर्ष बताइए। तो आंसर हमारा बच्चों होगा S। ठीक है, ये वाला। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न यानी कि 5.9 त्रिभुजों का वर्गीकरण इसकी तरफ। कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के त्रिभुजों का वर्गीकरण, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से आपको समझना है और पूरा आपको सॉल्व कराया जाएगा कार्यपत्रक नंबर 17 तक। तो भुजाओं के आधार और कोणों के आधार हमें यहाँ पे दिए हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज परिभाषा और चिन्हीय निरूपण भी हमें दिया है। जैसे विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो माप होता है वह अलग अलग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का माप समान होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। ठीक है, तो यह याद रखना, विषमबाहु में अलग अलग माप होती है, समद्विबाहु में दो की समान माप होती है, समबाहु में सारी भुजाओं की माप समान होती है। कार्यपत्रक नंबर 9 हमें दिया है। यहाँ पे देखो, जो भुजा है 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की है, तीनों भुजाएं समान है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एक भुजा 4.2 की, एक 4.9 की, एक 6.1 की, यानी कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो भिन्न मापों वाली भुजाओं को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमें 4th नंबर का दिया है, इसे समझते हैं। यहाँ पे सारी जो भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर की है, ये समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे 3.5, 3.5 और 3 सेंटीमीटर। देखो, दो भुजाएं समान है, एक अलग है। दो भुजाएं अगर समान होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ पे 3, 2 और 4, तो ये सारी अलग है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज रहेगा। कोणों के आधार पर परिभाषा और चित्रीय निरूपण। न्यून कोण, ऐसा कोण जिसमें त्रिभुज सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। सभी जो तीनों कोण बन रहे हैं 90 डिग्री से कम है, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, शेष दो कोण अनिवार्य रूप से न्यून कोण होते, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यह 110, ये 40 और ये 30। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री समकोण का होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 10 है, इसमें बताना है कोणों के आधार पर त्रिभुज को पहचानिए। अब देखो बच्चों, यह हमारा समकोण होगा क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का है, इसमें 20 डिग्री, 130 डिग्री, 30 डिग्री, तो एक 90 से ऊपर है, बाकी के दो कम है, तो अधिक कोण होगा। न्यून कोण, क्योंकि इसमें सारे 90 डिग्री से कम है, तो यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज है।
यहाँ पे ये भी बच्चों हमारा न्यून कोण होगा क्योंकि सारे जो 90 डिग्री से कम हैं। ये हमारा बच्चों अधिक कोण होगा क्योंकि एक 90 डिग्री से ऊपर है। ये हमारा समकोण होगा क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। त्रिभुज को भुजाओं और कोण के आधार पर समझने का सरल चार्ट। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ये सभी चीजें बताई हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बताया है, समबाहु त्रिभुज बताए हैं। तो चलिए बच्चों इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 5.10 त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एबीसी का परिमाप AB प्लस BC प्लस CA दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग है। कार्यपत्रक नंबर 11 दिया है बच्चों। यहाँ पे मैंने सारे जो प्रश्न हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया है, तो आप अच्छे से समझना ताकि आपको पूरा पूरा समझ आए और ठीक से भी नोट कर पाओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से परिमाप ज्ञात करते हैं, एक बार में आपको समझ आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, अच्छे से समझना। जब एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग ये इसका सूत्र होता है। तो हमने क्या किया, 5 + 7 + 10, ये 7 लिखा है यहाँ पे, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो ये 7 है। ठीक है, क्या है 7। तो 5 + 7 + 10, 5 + 7 + 10, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 7 × 5 = 12 और +10 22 सेंटीमीटर आ रहा है। अतः त्रिभुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। अगला हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की बताई है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र है हमारे पास 3 × भुजा। तो 3 लिखा, भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 6, तो भुजा की जगह पे हमने 6 लिखा, 6 तिया 18 सेंटीमीटर आंसर आया। अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। बच्चों अगर आपकी बुक में जगह कम दी है तो जैसे कि ये 18 मैंने नीचे लिखा, बराबर लगा करके इधर आगे भी लिख सकते थे। इस तरह से सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर आपकी बुक में जगह कम पड़े तो। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर भुजाएं 4 सेंटीमीटर है और परिमाप 11 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व किया है। जब समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं और परिमाप 11 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, भुजा 1 + भुजा 2 + भुजा 3। तो 11 = 4 + 4 और तीसरी भुजा 11 लिखा, 4 + 4 8 हुआ, तीसरी भुजा हमें निकालनी है तो ऐसे ही लिखा। जब हम तीसरी भुजा की वैल्यू निकालेंगे और 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस में जाएगा, तो 11 - 8 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास में चौथे नंबर का प्रश्न, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सूत्र बच्चों आपको याद रखना है, सूत्र के बिना आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सूत्र अगर आपको याद होगा तो इजीली आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है क्या, एक भुजा 14 की, एक 20 की, ये वाली हमें ज्ञात करनी है। किस तरह से निकालेंगे, जब त्रिभुज का, ये जल गलती से लिखा है, जब लिखना है इसे, जब किस तरह से लिखोगे, जब, जा और बा, जब। ठीक है, जब एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं AB 20 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर की हैं, तो परिमाप निकालने के लिए AB + BC + CA फॉर्मूला लगाएंगे। 55 टोटल हमारे पास में है, 20 + BC + 14 करेंगे तो 55 = 34 + BC। अब हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो 55 का 34 का पक्षांतर होगा, माइनस में 34 आएगा, तो BC = 21 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तीसरी भुजा BC की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें दिया है एक भुजा 55 सेंटीमीटर की है, 55 हम लिख लेंगे, एक भुजा 14 की है, एक भुजा 20 की है, तो 14 और 20 कितना होगा, 34। ठीक है, क्या करेंगे, 55 में से 34 माइनस कर देंगे, 21 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हो। चलिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ चुका है, इसे हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो
बच्चों अगर आपकी बुक में जगह कम पड़े तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक बीच में से लाइन खींच देना, है ना। एक बीच में से लाइन खींच दोगे, आधा क्वेश्चन आप इस साइड सॉल्व कर लेना, आधा इस साइड सॉल्व कर लेना, तो आपकी बुक में जगह कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुक में पहले से ही इतनी कम जगह दी है, अगर क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो सॉल्व करना ज़रूरी है। इसलिए क्या करना, आप अगर जगह कम पड़ती है तो एक बीच में से लाइन खींच लेना, आधा क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेना, और मान लीजिए आधा आपने यहाँ तक का इधर सॉल्व कर लिया, आधा नीचे का इधर सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्रॉपर जगह अगर आपकी बुक में है तो जैसे मैंने सॉल्व किया है इस तरह से आप कर सकते हो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है। दिया है ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार b बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, आधार हमारे पास में कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो अब इन्हें इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यह आप आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, दिया है क्षेत्रफल बराबर 48 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करेंगे। 48 बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 1/2 दिया है, आधार निकालेंगे। तो हमने क्या किया, आधार तो निकालना है, इसका गुणा इसमें किया तो 6 आया हमारे पास। 48 बराबर 6 इंटू आधार। अब हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, ये 6 अभी इंटू में है, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो डिवाइड में जाता है, तो 48 के डिवाइड में गया, तो 48 डिवाइडेड बाय 6। तो अब 6 से 48 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। उत्तर में हमने क्या लिखा, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास में, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो तीसरे नंबर के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दिया है क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल है 9 बराबर 1/2, तो ये हमें तो दिया ही है 4, ऊंचाई निकालनी है, तो 9 2 से 4 को काट देंगे, 2 आ जाएगा, ऊंचाई निकालनी है। क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 भाग में जाएगा, तो 2 से 9 का भाग देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अतः ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में अगला प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब आधार बराबर 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। तो दिया है आधार भी 6 सेंटीमीटर है, शीर्षलंब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार 6 और ऊंचाई 4, तो 6 चूँकि 24 हो जाएगा, 2 से हम काट देंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों, अब हमारा आ जाता है 5.12 करके चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह से जो होता है इसे चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और ये बंद आकृति है, तो इसे हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज एक द्विआयामी आकृति है जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो, ये इसे कहते हैं चतुर्भुज, इसमें 4 कोण होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और 4 भुजाएं होती हैं ये, और बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के मुख्य प्रकार यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। पहला समांतर चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, समांतर भुजाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली बराबर हो, इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आयत, आयत में चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये, ठीक है। जिस चतुर्भुज में समांतर या बराबर भुजाओं के 2 युग्म हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। इनके कोण भी समकोण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये, और प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे वर्ग। समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर समांतर भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो।
अब बच्चों कार्यपत्रक नंबर 13 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं कितने शीर्ष होते हैं? उत्तर लिखेंगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो चतुर्भुज के 5 प्रकार हमें बताने हैं। तो 5 प्रकार हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा समलंब चतुर्भुज, पांचवा पतंग। ठीक है, गलत नहीं है, ये सही है, नहीं तो आप इसे गलत समझो कि ये कहाँ से चतुर्भुज आया, ये भी होता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है क्या कहलाता है? चलिए बच्चों, छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रापेजियम। अब हमारे पास में 7वें नंबर का प्रश्न, इसे हम समझते हैं। उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है? तो उसे हम वर्ग यानी कि स्क्वायर कहते हैं। उस चतुर्भुज को वर्ग स्क्वायर कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? उत्तर हम लिखेंगे आयत के दोनों विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्णों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वर्ग के विकर्णों के बीच 90 डिग्री समकोण बनता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में 5.14 करके यहाँ पे दिया है चतुर्भुज का परिमाप। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे चतुर्भुज के परिमाप को। चतुर्भुज का परिमाप, किसी चतुर्भुज का परिमाप उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। चारों भुजाओं की लंबाइयों के योग, जैसे एक भुजा ये चारों को जोड़ लेंगे तो परिमाप हमारे पास में निकल करके आएगा। ठीक है, समलांतर चतुर्भुज और आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। P बराबर 2 इंटू लंबाई L प्लस B। ठीक है, और समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। तो कार्यपत्रक नंबर 14 हमारे पास आ चुका है, इसे हम सॉल्व करेंगे। समलांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समलांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने का सूत्र हमें यहाँ पे ऊपर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये यही सूत्र लगा करके हम सॉल्व करेंगे। समलांतर चतुर्भुज की लंबाई है L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप का सूत्र लगा देंगे तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 2 लिखा, कोष्टक में लंबाई 8 लिखी, चौड़ाई B लिखी। तो परिमाप निकालेंगे तो 8 और 6 होगा 14, 2 से गुणा करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आएगा। अतः चतुर्भुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरे नंबर का प्रश्न। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र हम लगा देंगे। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, इसका सूत्रफल। तो परिमाप बराबर 4 इंटू ए, तो परिमाप बराबर 4 इंटू 4 करेंगे, परिमाप 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 चौके 16, वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के परिमाप निकालने का सूत्र हमारे पास है 4 मतलब भुजा इंटू भुजा। तो 4 इंटू ए लिखा, परिमाप 4 इंटू 10 किया तो 40 सेंटीमीटर आंसर आया। समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगा देंगे परिमाप निकालने का। तो परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप निकालेंगे 2, लंबाई हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ये लिखा। 5 और 3 को प्लस किया 8 आया, 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 8 होगा 16, मल्टीप्लाई करने पे परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। चलो अब हम देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज की 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र का माप उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों यह है चतुर्भुज के प्रकार, आवश्यक बीमाएं, सूत्र, गणितीय निरूपण। आयत की बीमाएं होती हैं लंबाई और चौड़ाई। सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। भुजा वर्ग की बीमाएं भुजा होती है, वर्ग का
क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, आधार B और संगत ऊंचाई h होती है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है B इंटू एच। समचतुर्भुज, विकर्ण D1 और D2 होते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 D1 इंटू D2। कार्यपत्रक नंबर 15 हमारा आ चुका है। चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए बताता हूँ। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखो ये दिया था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। दिया है लंबाई बराबर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर लिखी, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर लिखी। 10 इंटू 5 किया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। अतः आयत का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग है। कौन सा है? ए स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा, ठीक है। तो भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, भुजा इंटू भुजा करेंगे यानी कि 6 इंटू 6, आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। आंसर आपको यही लिखना है, बाकी की चीज़ें समझाने के लिए बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अतः वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न। एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है आधार बराबर है 7 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई है एच बराबर 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे b इंटू एच। तो यहाँ पे 7 इंटू 5 करेंगे, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है बच्चों 5.16 व्रत इसमें दिया है। व्रत को समझेंगे, व्रत की परिभाषा दी है, चलिए इसे समझते हैं। ब्रिज कोर्स क्लास 9th कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 5 और सप्ताह 7 का उत्तर हम देख रहे हैं। 5.16 व्रत पर हम आ चुके हैं। व्रत की परिभाषा यहाँ पे दी है। तल में किसी निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय व्रत कहलाता है। यह व्रत उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी अचर होती है। व्रत का केंद्र, व्रत पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी स्थित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। व्रत की त्रिज्या, व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। व्रत की परिधि, व्रत को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई व्रत की परिधि अथवा व्रत का परिमाप कहलाता है। व्रत की जीवा, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाते हैं। व्रत का व्यास, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो बच्चों ये है समझने के लिए कार्यपत्रक नंबर 16 हमें यहाँ पे दिया है। व्रत के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे त्रिज्या यानी कि रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। यह उत्तर हमने लिखा है, इसे त्रिज्या रेडियस कहते हैं। व्रत की सबसे लंबी जीवा चौड़ को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे व्यास डायमीटर कहते हैं। हिंदी में व्यास कहेंगे, इंग्लिश में डायमीटर कहेंगे। व्रत का व्यास आपको तो हिंदी में ही याद रखना। आपका अगर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम अगर किसी का हो तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। व्रत का व्यास और व्रत की त्रिज्या में क्या संबंध है? तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात व्यास 2 है तो त्रिज्या 1/2 इंटू व्यास रहेगा। वह रेखाखंड जो व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है क्या कहलाता है? तो इसे जीवा कहते हैं, इंग्लिश में चौड़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 5.17 व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और मान। व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिए हैं, इन्हें हम समझते हैं। व्रत का क्षेत्रफल, व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर बराबर होता है त्रिज्या, यानी कि आर की जगह पे हमें त्रिज्या की वैल्यू रखना होती है। व्रत की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। व्रत के व्यास का सूत्र है व्रत के व्यास का सूत्र है d बराबर 2 पाई आर। d बराबर होता है डायमीटर और r बराबर रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या। व्रत की परिधि का सूत्र है c बराबर आर टी और पाई का सूत्र है पाई बराबर 22/7। कार्यपत्रक नंबर 17 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किसी व्रत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो व्रत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है c बराबर 2 पाई आर, जहाँ r व्रत की त्रिज्या है और पाई एक नियतांक है।
वृत्त के क्षेत्रफल एरिया का गणितीय सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है a बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और पाई एक नियतांक है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई से दर्शाया जाता है, अर्थात पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास। 100 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। दिया है व्यास बराबर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, परिधि है पाई और डी, तो सी बराबर 22/7 इंटू 10 कर देंगे। सी बराबर 22 इंटू हम 10 करेंगे 220 आ जाएगा, अपॉन में 7 लिखा ही है। 7 से 220 को काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 31/3/7 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, एक वृत्ताकार डाइस की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, ये सूत्र लगाएंगे तो 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे इंटू आर, त्रिज्या हमें दी है 14 सेंटीमीटर, वह रख देंगे। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, 22 गुणा 2 करेंगे 44 हमारा हो जाएगा, बटे में 7 लिखेंगे, इंटू में 14। फिर हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 14 का गुणा 44 में करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 दिया है। तो दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं, पहला है ए वाला, दूसरा है बी वाला। देखिए बच्चों यहाँ पे जगह कम थी, मैंने बुक को 2 हिस्सों में बांटा, एक बीच में लाइन खींची, ए वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व कर दिया, बी वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व किया है। पहले आप ए वाला देख लो, फिर मैं आपको बी वाला बताता हूँ। 12 सेंटीमीटर दिया था, परिधि का सूत्र लगाएंगे, सी बराबर 2 पाई आर। तो 2 लिखा, पाई का मान 22/7 होता है, यह हमें लिखना होता है, और आर त्रिज्या हमें 12 सेंटीमीटर दी है। फिर हमने इसे इंटू किया, 44/7 आया, 12 से गुणा किया तो 528/7 आया, 7 से 528 को हम कट करेंगे तो 75/3/7 सेंटीमीटर आंसर आया। नेक्स्ट है हमारे पास में इधर बी वाला प्रश्न दिया है, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। सी से हमने इससे भी 2 पाई आर का सूत्र लगाया, इसे सॉल्व करेंगे 176 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो परिधि हमारी आ रही है 176 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 7वें नंबर का प्रश्न, इसमें भी हमें 2 प्रश्न दिए हैं, एक ए और एक बी। ए वाले प्रश्न को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, बी वाला इधर किया, मैं बता दूंगा अभी। त्रिज्या इसमें 5 सेंटीमीटर दी है और हमें निकालना क्या है, वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है हमेशा, इंटू ये 5 हमें दिया था त्रिज्या, तो इसका 5 स्क्वायर किया। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 करेंगे क्या होगा 25, तो ये हमने 25 लिखा। ठीक है, और 22/7 एज इट इज लिखा। 22 का इंटू 25 में करेंगे 550 आ जाएगा, अपॉन में 7 7 ही लिखेंगे। 7 से इसे कट करेंगे तो 78.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें दिया था, एक और दिया है, इसमें भी सेम तरह से हमने निकाला और आंसर जो है बच्चों आप देख सकते हो, ये निकल करके आया 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हमारा सोल्व हुआ। इसके नीचे हम देखते हैं जो आपको अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 8। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है अर्धवृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास बटा 2, तो 10/2 करेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप निकालेंगे अर्धवृत्त की चाप की लंबाई प्लस व्यास, पाई आर प्लस डी करेंगे, 22/7 का गुणा करेंगे 5 से, प्लस में करेंगे 10। पूरा बच्चों सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास में एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर 9.8 एम, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, 9.8 अपॉन 2 4.9 एम आएगा। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दिया 22/7 इंटू 4.9, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 75.46 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, एक वृत्ताकार सर्कुलर पार्क की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पाई का मान है 22/7, त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दी है, तो सॉल्व करेंगे किस तरह से, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे हम 21 रखेंगे क्योंकि यही त्रिज्या है। 21 गुणा 2 करेंगे 441 आएगा, 21 इंटू 21 करने पे 22/7 इधर दिया है, 22 को जब 441 से गुणा करेंगे 9702 आएगा, 7 से हम इसे काटेंगे तो 1386 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा।
तो बच्चों आपका सोल्व हो चुका है जो अध्याय 5 और सप्ताह 7 दिया था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अगर आपको इसी तरह से और वीडियोस देखना है किसी और सब्जेक्ट के, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।